हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, स्क्रीन पर एक चित्र है जिसमें राज्यसभा में भारत के गृह मंत्री के रूप में अमित शाह जी बयान देते हुए दिख रहे हैं। और हम सबको याद है, पूरे देश को याद है कि राज्यसभा में ही गृह मंत्री की हैसियत से बोलते हुए अमित शाह जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर एक टिप्पणी की थी। वैसे तो उनका बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों को नीचा दिखाने के भाव से था, लेकिन उस भाव में जो वह शब्द बोल गए थे वो बाबा साहब अंबेडकर के लिए अपमानजनक जैसा दिखा। वह उनका वाक्य बाबा साहब अंबेडकर के प्रति उनके मन में हल्के भाव को प्रदर्शित कर दिया और इसी आधार पर पूरे भारत में इनका विरोध हुआ। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में जब अटल जयंती मनाई गई है तब यहां भाजपा के कार्यालय में किसी भी पोस्टर पर, बैनर पर, होर्डिंग पर इनकी तस्वीर नहीं थी। उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती जी अपनी पार्टी के जरिए इनके इस कथन का विरोध की हैं। संसद में कांग्रेस और सपा ने जोरदार विरोध किया था। यानी यह बयान बहुत ज्यादा महत्व रखने लगा और अमित शाह इस पर घिरते दिखे। ऐसे में इससे जुड़ी एक खबर आई है, आप दैनिक भास्कर अखबार का पेज देख रहे हैं। अमित शाह के खिलाफ सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पहली गवाही, डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का आरोप। दूसरी सुनवाई 7 को मतलब 7 फरवरी को। पहली गवाही कल हुई है और अब दूसरी गवाही 7 फरवरी को होनी है। तो इसका मतलब हुआ कि अमित शाह के खिलाफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर के क्रिमिनल केस दर्ज हो गया है। इसको लेकर बहुत तरह की चर्चाएं आप सबके बीच में है। मैंने भी कई सारे यूट्यूब चैनल्स के कई सारे वीडियोज देखे हैं। कुछ यूट्यूब वीडियोज में दावा किया गया है कि अब इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, इन्हें सजा हो जाएगी क्योंकि गवाही होने लगी है। तो ऐसे में मुझे लगा कि मैं, क्योंकि कानून का विद्यार्थी हूं, मैंने सीआरपीसी, आईपीसी एविडेंस पे किताबें लिखी हैं। बीएनएसएस में अभी पढ़ रहा हूं, इस पर भी मैंने क्लास ली है, पढ़ाया है सबको, जो नया कानून बन गया है। तो इन कानूनों का हवाला देते हुए मैं ये बताऊं आपको कि आखिर इतनी जल्दी गवाही कैसे शुरू हो गई। ये कौन सी गवाही है? क्या ये वही गवाही है जिसके हो जाने के बाद सबको सजा मिल जाती है, या यह कोई और गवाही हो रही है? दोस्तों, मुझे पता है कि यदि मैं इस वीडियो में दावा कर दूं कि बस अमित शाह की कुर्सी चली गई तो इस वीडियो को ज्यादा लोग देखेंगे और शेयर करेंगे, और मैं इसी से बहुत पीड़ित हूं। लोग जनता को पहले भड़काते हैं, उसको एक बात सुनने के लिए तैयार करते हैं, फिर चाहे वह घटना घटे न घटे उस तरह की बात जनता को सुनाते हैं जिससे कि उनका वीडियो चले। मैं इस पर कई उदाहरण दे सकता हूं। लगातार 2-3 महीनों से कुछ चैनल बिहार की सरकार गिरवा रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। अब तो दही चूड़ा वाला भी वक्त गुजर गया ना, नहीं हुआ। इसके पहले वही चैनल आप देखिएगा महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनने दे रहे थे। दरअसल इस तरह के चैनल ये जानते हैं कि समाज में एक ऐसा वर्ग है, होता है, हमेशा होता है, जो इस समय की भाजपा सरकार को गिरते देखना चाहता है, तो वो उसके उस भाव के अनुसार वीडियो बना देते हैं। तो ठगा कौन जाएगा? वह दर्शक। मैं अगर चाहता हूं कि अमित शाह की सरकार गिर जाए, मोदी जी की सरकार गिर जाए, तो मैं ये सच में गिरते देखना चाहूंगा, ना कि झूठ में गिरते देखना चाहूंगा। लेकिन मेरी इस चाहने को कोई जान गया और रोज मुझे फोन करता है कि भैया आप तो सरकार गिर गई, और उसको फोन करने से कोई लाभ है, तो इसका मतलब है कि वह मेरे माध्यम से अपना लाभ अर्जित कर रहा है। मैं जो वीडियो बना रहा हूं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कानून में इस गवाही का क्या मतलब है इसको बता सकूं, जिससे आपको ज्ञान मिले। और क्योंकि यह ज्ञान के लिए बनाई गई वीडियो है, तो जो लोग जानते हैं, मानते हैं, चाहते हैं कि ज्ञान की पताका फहरे, लोग ज्ञानवान बने, लोग कानून को जाने, उन सबसे आग्रह है कि वीडियो को न केवल स्वयं अंतिम तक देखिएगा बल्कि इसको शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें
कि ये जो गवाही हुई है यह कौन सी गवाही है। जब कभी कहीं कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, संज्ञेय अपराध होता है, संज्ञेय अपराध का मतलब जिसमें एफआईआर दर्ज कराई जाती है, तो यदि कोई व्यक्ति थाने पर गया और एफआईआर नहीं दर्ज की गई तो उस पर फिर एक विकल्प है कि वो एसपी एसएसपी या जहां कमिश्नरेट सिस्टम वहां कमिश्नर को स्पीड पोस्ट से फैक्स से अपनी वही एफआईआर की कॉपी भेजे। कब? जब नीचे एफआईआर थाने में नहीं लिखी गई तब। अगर वहां भी एफआईआर नहीं लिखी गई तब सीधे मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाए। मजिस्ट्रेट के पास दो विकल्प है कि जब व्यक्ति आता है कि भाई हमने थाने में अप्रोच किया, वहां एफआईआर नहीं लिखी गई, फिर एसपी एसएसपी साहब को हमने स्पीड पोस्ट से भेजा, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया, आप हमारी सुनवाई करिए। तो मजिस्ट्रेट को दो विकल्प है। एक तो है कि वहीं से वो आदेश कर देगा थाने को कि आप एफआईआर लिखिए और इन्वेस्टिगेशन करिए, इसमें मजिस्ट्रेट अपनी ओर से कुछ नहीं करता है। दूसरा कि मजिस्ट्रेट कहता है कि आप गवाह लाइए, हम इसके बाद निर्धारित करेंगे कि इसमें हमें एक्शन लेना है कि नहीं लेना है। तो दोस्तों जरा समझिएगा कि यह गवाही वह वाली गवाही नहीं है जिस गवाही के बाद पर सजा हो जाती है, बल्कि यह गवाही वह गवाही है जिसमें मजिस्ट्रेट यह तय करता है कि वह मुकदमा चलाए भी कि न चलाए। और इसका उल्लेख जो नया कानून बना है उसके धारा 223 में लिखा है। पुरानी सीआरपीसी में अगर देखेंगे तो यही बात वहां धारा 200 में लिखी थी, यहां धारा 223 में यही बात लिखी है। इसको कहते हैं मजिस्ट्रेट से परिवाद, कंप्लेंट करना। इसमें साफ साफ लिखा है कि जब अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान करेगा तब परिवादी की और यदि कोई साक्षी उपस्थित है तो उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा। इस गवाही में जो व्यक्ति शिकायत करने गया है वो अपने साथ एक गवाह लेकर जाता है। इनकी ओर से तो कोई वकील रहेगा ही नहीं, क्योंकि अभी तो इनको समन गया ही नहीं है। तो न्यायालय ही सवाल जवाब करके वो परीक्षा कर लेता है, जिसको हम कहते हैं गवाही हो गई। बाद में जब न्यायालय को लगेगा कि हां मामला बन रहा है तो फिर वो क्या करता है, देखिए लिखा हुआ है, परंतु किसी अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को, इस मामले में अभियुक्त कौन है, अमित शाह जी, सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा। यानी न्यायालय यह भी जब निर्धारित करेगा कि हां मामला चलने लायक है तो उसके पहले इनको भी सुना जाएगा। यानी मामला चले कि न चले, अभी यह केवल देखा जा रहा है कि सुनवाई इस पर की भी जाए कि नहीं। और यह हर मामले में लागू होता है, ऐसा नहीं है कि गृह मंत्री इसलिए लागू है, यही प्रक्रिया है। लेकिन इसको यूट्यूब चैनल के तमाम लोग इस तरह से समाज में पेश कर रहे हैं मानो गवाही हो गई। तो बहुत सारे लोग चौंक भी जा रहे हैं कि मामला कब दर्ज हुआ जो गवाही हो गई। तो महोदय यह मामला दर्ज करवाने वाली गवाही है, सजा दिलाने वाली गवाही नहीं है। तो फिर से समझिए कि वर्तमान में जो बीएनएसएस लिखी है, पुराने ही कानून को ज्यों का त्यों लिखा गया है, धारा बस बदल गई है। आप पहले धारा 154 में एफआईआर कराने जाते थे, अब 173 में एफआईआर कराने जाते हैं। 154 में भी लिखा था कि अगर थानेदार एफआईआर दर्ज न करे तो एसपी एसएसपी को स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। यहां भी 173 में भी यही बात लिखी है। और फिर वहां 156 में लिखा हुआ था कि यदि एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाइए, मजिस्ट्रेट अन्वेषण का आदेश दे सकता है। मजिस्ट्रेट के पास जाना कहां था, वहां धारा 200 में। यही बात यहां धारा 175 में लिखी है कि मजिस्ट्रेट के पास जाइए, वो अन्वेषण का आदेश कर सकता है। मजिस्ट्रेट के पास पहुंचेंगे कहां, धारा 223 में, जो वहां 200 थी। दोनों में एज इट इज लिखा है कि जब मजिस्ट्रेट के पास कोई आएगा यह कहते हुए कि मामला संज्ञेय है, एफआईआर लिखवाने गए, थाने पर नहीं लिखी गई, एसपी एसएसपी को भेजे, उन्होंने नहीं लिखा, आप महोदय इस पर आदेश करिए, जो उचित समझिए वो आदेश करिए। और आप कह भी देंगे कि अन्वेषण का आदेश करिए, इन्वेस्टिगेशन का, तब भी मजिस्ट्रेट बाध्य नहीं है। तो मजिस्ट्रेट के पास दो विकल्प है, एक तो कि बिना कुछ और सुने वो सीधे आदेश कर दे, और दूसरा कि वो सुनवाई करने के बाद आदेश करे। जब बिना सुने वो आदेश करता है तो सिंपल इतना आदेश करता है कि एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करके ले आइए।
और अगर वो सुन करके करता है तो उसको कंप्लेंट केस कहते हैं। यहां इस मामले में मजिस्ट्रेट ने सुना, एक के बाद फिर दूसरे गवाह को लिया, एक गवाह और लिया जाता है। आमतौर पर एक रवायत है न्यायालयों की कि वो 2 गवाह लेते हैं। तो एक तो कंप्लेनेंट जो परिवादी जिसने परिवाद किया उसका बयान आ गया, वो परिवाद माना जाएगा, कंप्लेंट माना जाएगा। एक गवाह ने बयान दर्ज करा दिया, एक और बयान दर्ज करा देगा। तब न्यायालय अभी यह निर्धारित करेगा कि यह मामला क्या इतना बन रहा है कि इनको समन करके इनका भी पहला पक्ष सुना जाए। पहला पक्ष यह दोषी साबित करने वाला नहीं। हो सकता है कि न्यायालय स्वयं कह दे कि भाई ये तो अनुच्छेद 105 का संरक्षण प्राप्त है, वहां मंत्री की हैसियत से सदन के भीतर बोल रहे थे, और मैं पहले ही एक वीडियो बनाया हूं, और ये सारे कानून संविधान के नीचे हैं। तो संविधान में सीधे लिखा है कि सदन के भीतर कोई भी बात बोल सकता है, और यदि कोई कुछ भी बोलता है तो उस पर एक्शन लेने का अधिकार केवल सदन को है, न्यायालय में उस पर कार्रवाई नहीं होगी। अनुच्छेद 105 में लिखा है। तो हो सकता है कि न्यायालय स्वयं यही आधार लिख करके परिवाद खारिज कर दे, या न्यायालय कह दे कि ठीक है, संविधान के इस अनुच्छेद का हवाला आकर के अमित शाह के वकील दें, तो ये उनको समन कर देंगे, उनके वकील आकर के उस अनुच्छेद का हवाला देंगे। जहां तक मैं संविधान, सीआरपीसी, बीएनएसएस का ज्ञान रखता हूं, क्योंकि यह बयान सदन के भीतर दिया गया है, और सदन के भीतर दिए गए किसी बयान पर, हरकतों पर कार्रवाई चलेगी। कोई खून खराबा कर दे, मर्डर कर दे, मारपीट कर दे, चलेगी, लेकिन बोलने पर केवल सदन को ही शक्ति दी गई है कि वह वहां फैसला करे। न्यायालय की अधिकारिता वहां नहीं है दोस्तों। और यह बात संविधान में अनुच्छेद 105 में लिखी हुई है। यह अलग बात है कि संविधान लिखने वालों को यह अनुमान नहीं था कि सदन में लोग गाली गलौज करने लगेंगे। यह छूट इसलिए दी गई थी ताकि अन्य कानूनों से ऊपर उठ करके हमारे कानून निर्माता लोग खुलकर बात करें, जिससे कि नए कानून बनाए जा सकें। तो अभी जो गवाही हुई है, वह गवाही अमित शाह को सजा दिलाने के लिए ये दोषी हैं कि नहीं है, इस बात के लिए नहीं हुई है। इसमें कौन सी गवाही होनी है भाई? इनका भाषण दुनिया में सार्वजनिक है, तो जैसे ही न्यायालय यह मान लेगा कि हां इन पर मुकदमा चलेगा, संविधान में कहीं रोक नहीं है, फिर तो वही वीडियो क्लिप लाके दिखा दी जाएगी कि ये लोकसभा, राज्यसभा यानी संसद टीवी का सीधा प्रसारण है, इसमें ये बोल रहे हैं। फिर न्यायालय के पास केवल एक आधार होगा इनको दोषी न मानने का, कि न्यायालय यह मान ले कि जो कुछ ये बोल रहे हैं वो बाबा साहब का अपमान हमें नहीं लगता। अन्यथा सबूत की तो कोई जरूरत होगी नहीं। लेकिन अगर न्यायालय अनुच्छेद 105 को देखेगा तो उसके पास अधिकारिता ही नहीं है कि इस मामले की सुनवाई करे। सदन के भीतर की कार्रवाई में बात कही गई है। तो मैंने आपको 2-3 चीजें बताई हैं। पहली बात तो यह कि यह गवाही अमित शाह ने जो कहा था वो अपराध है कि नहीं, है इसके लिए नहीं हो रही है, बल्कि यह गवाही इस बात के लिए हो रही है कि क्या अमित शाह पर मुकदमा चल सकता है उस बयान के लिए। और यह बात केवल अमित शाह ने कही है इस नाते ही नहीं हो रही है, बल्कि कानून का यह प्रावधान है, जब कभी मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट के जरिए आप जाएंगे किसी भी मामले में, तो प्रक्रिया यही होगी कि आप कंप्लेनेंट हैं यानी परिवादी हैं, 2 गवाह लाइए, फिर उन गवाहों और आपकी बात को सुनने के बाद न्यायालय 2 में से एक एक्शन लेगा, या तो कंप्लेंट खारिज कर देगा और या फिर अभियुक्त को समन करेगा। समन केवल इस बात का करेगा कि ये आपके खिलाफ परिवाद आया है, आप जवाब दीजिए कि क्यों ना आप पर केस चलाया जाए। वो आके जवाब देगा। अगर उसके जवाब से न्यायालय को लग गया कि हां इस पर कोई केस नहीं बन रहा है, प्रथम दृष्टया वहीं पर खारिज कर देगा। उसको लगेगा कि ये जो परिवाद का जवाब दे दिए, जवाब के बाद भी इन पर मामला प्रथम दृष्टया बन रहा है, इसमें कोई सबूत नहीं आता है, केवल बात आती है। न्यायालय को लगता है कि नहीं मामला बन रहा है, सब मुकदमा तो चलना चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए, दोषी माना जाना चाहिए नहीं, मुकदमा चलना चाहिए। तब न्यायालय क्या करता है, चार्ज आरोप करके मुकदमा चलाना शुरू करता है। तो ये गवाही चार्ज फ्रेमिंग से पहले वाली है। आमतौर पर गवाही जिसको हम समझते हैं वो चार्ज फ्रेम हो जाने के बाद चलती है, जिसमें गवाह आकर के जिरह के जरिए अपना सबूत देता है, बयान देता है कि हाँ इन्होंने यह किया, हाँ इनको मैंने ये करते देखा, हाँ इन्होंने ऐसा बोला। यह गवाही वो गवाही नहीं है। इसमें केवल यह बताने वाली गवाही है
कि यह घटना इस तरह से घटी थी। तो जब दूसरे को भी न्यायालय सुन लेगा तो या तो दोनों को सुनने के बाद भी खारिज कर देगा या उस पर चार्ज फ्रेम करेगा। जब चार्ज फ्रेम कर लेगा तब जो इनके गवाह दो पहले से आए हैं, इनकी जिरह करने का अधिकार अभियुक्त के वकील को दिया जाएगा, क्योंकि बयान तो इनका पहले से दर्ज है। अब जो जिरह वो होगा उसको वो वाली गवाही मानिएगा जिस गवाही को आमतौर पर हम लोग गवाही कहते हैं। तो सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में जो गवाही हुई है वो अभी प्रथम स्तर की गवाही है, जिसमें न्यायालय अपने समक्ष उस बात को ला रहा है कि वो ये जांच सके कि उसकी अधिकारिता भी है कि नहीं है मामले में हस्तक्षेप करने की। दोस्तों, द लॉजिकल इंडियन चैनल पर कानून की बात कानूनी तरीके से समझाई जाती है, जिससे आम जनता अपनी किसी इच्छा के कारण से, अपने अंदर किसी भाव के कारण से गुमराह न हो जाए। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग जो सुनना चाहते हैं, शायद ये सुनना चाहते हो कि अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ गया है, इनको सजा हो गई। मैं उस बात को इस वीडियो में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन दोस्तों मैं बोलूंगा वही जो देश की कानून में लिखा है, जो देश का संविधान कहता है। संविधान में जो लिखा है अगर उससे गलत कहीं सरकार करेगी तब सरकार की हम आलोचना करेंगे, लेकिन जहां कहीं कानून में, संविधान में लिखा ही नहीं है, कह दिया जाए कि वो होना चाहिए, तो इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? जज साहब तो लिखेंगे कि अनुच्छेद 105 की वजह से हम एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन जो यूट्यूबर आपके दिमाग में ये डाल दिए कि बस अमित शाह की कुर्सी गई, सजा हो गई, बाद में वही यूट्यूबर कह देंगे भाई न्यायपालिका तो बिक गई, मिल गई, तो कल को आप अमित शाह को छोड़कर न्यायपालिका से लड़ने लगेंगे। और इसी तरह से सारे संस्थानों से लोग लड़ते चले जा रहे हैं। लड़ना है सबको सरकार से, सबको का मतलब जो उनके किसी भी नीति से असहमत है, संविधान अधिकार देता है, लेकिन लोग लड़ने लगे हर जगह हर जगह हर जगह। जनता का काम सबसे लड़ना नहीं है, वहां केवल लड़ना है जहां गलत हो रहा है। और गलत क्या हो रहा है कि संविधान जिसे जहां जो शक्ति दिया है लोकतंत्र की रखवाली के लिए, यदि वह उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है या दी गई शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, तो उस बिंदु विशेष पर, उस मुद्दे विशेष पर उसकी आलोचना करनी है। यही आपको लड़ना है। शेष नेताओं को आप अपने वोट के जरिए सबक सिखाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो से आपको कानून का बहुत सारा ज्ञान मिला होगा। संविधान पर मैंने सरल भाषा में यह पुस्तक लिखी है, आप इसे दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगा सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।